हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर आपको क्लास 12 टर्म 2 मैथ्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बच्चों, हमने आपको टर्म 2 का जो सिलेबस था इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 7 था इंटीग्रल्स, आपने पढ़ा पूरा, आपने देखा होगा 1 बाय 1। इसके बाद हमने चैप्टर 8 आपको कराया जो कि था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वो भी आपने पूरा देख रखा होगा। अब जो हम लोग कर रहे हैं करंट में वो आपका चैप्टर बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। इसका भी हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, उसका मेथड 3 कर रहे हैं। आज जो बच्चे करने जा रहे हैं मेथड 3 होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड 3। अच्छा, तो पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा, यानी कि मेथड 1 में आपने क्या पढ़ा होगा। मेथड 1 में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया था, जिसमें हम लोग वेरिएबल को एक साथ ले रहे थे, अगर dx के साथ में x, dy के साथ में y, इस तरह से हमने किया। दूसरा मेथड क्या था, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वहां पे y इक्वल टू वी एक्स को पुट किया। इससे प्रीवियस जो कि हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो सब उसी पर बेस्ड थे। आज जो करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस टाइप की गिवन होगी। अगर बच्चे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और इस बार जैसा कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको इसी पैटर्न पे गिवन है। हालांकि उसने होमोजेनियस इक्वेशन सेक्शन बी में होमोजेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया है, और उसी के और में यानी आपको चॉइस के तौर पे एक इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है जो कि इस पैटर्न पर है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सेशन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो अब हम लोग 1 या 2 लेक्चर में खत्म करेंगे इसको। पहले इस पढ़ेंगे, आज जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे होंगे आपके, और जो कि एग्जाम्पल्स आपको पूरा व्यू दे देंगे कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि एनसीईआरटी का हमें सॉल्यूशन एटलीस्ट दिया जाए, जो क्वेश्चन कराएं वो आपको पता होना चाहिए आपके एनसीईआरटी के हों। अभी तक हम लोग जो भी किया आपके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो आप बस हमें कमेंट दीजिए अपने कैसा अभी और आप चाहते हो, आपके बिल्कुल भी कमेंट जो भी होंगे उन पे हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चों शुरू करें फिर आज का सेशन। साथ ही साथ एक चीज़ और आपके लिए जो अच्छी मैं बताने वाला हूँ ये है कि ये आपका जो पैटर्न है इस टाइप की इक्वेशन ही अब आपके इस सिलेबस में बची हुई है। एक और होता है टाइप जहाँ पे आप ऐसे लिखते हो dx अपॉन dy प्लस पी वाई। यहाँ पे अच्छा पी वाई था तो अब क्या आने वाला, x आने वाला है, इक्वल में क्यू होता था, वो भी होता था, बट ये टाइप आपका अब कट चुका है। ये टाइप अब इस बार नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब नहीं आएंगे तो हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कौन सा टाइप हमें गिवन है, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती थी कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप पर बेस्ड है या इस टाइप पर बेस्ड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जो लिखा है, यहाँ पे जो p और q हैं वो आपके कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। पी एन क्यू आर कॉन्स्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। पी एन क्यू क्या होंगे बच्चे, कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे शुरू करें फिर आज का अच्छा सेशन। इससे पहले आप अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और लाइक कर लें। कमेंट सभी के चाहिए मुझे, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं, ऐसा नहीं मैं किसी एक बच्चे का कमेंट ना रीड करता हूं, सभी के कमेंट देखता हूं। प्रीवियस वीडियोज़ के भी कमेंट देखता हूँ कि अगर मुझे किसी तरह से किसी ने कमेंट में कुछ सुझाव दिया है तो मैं उसको रीड करूँ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो पैटर्न जो हम आपको बता ही देते हैं, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप में होगा। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 उठाएंगे आपका, और एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखते हैं। आपकी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 19 जो अभी हमें मिला है। ठीक है, और 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको सारा कमांड हो जाता है इस टाइप पे। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा सेशन होगा, आप बस लगे रहें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो देखो क्या प्रोसेस आपको करनी होगी। उसके लिए हम एक एल्गो आपके सामने लिख रहे हैं, एल्गो मीन प्रोसेस लिख रहे हैं, आप उससे बस सीख लें, जितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अगर बच्चे आपको ये फॉर्मेट दिया है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी कि हमने 2-3 बार लिख दिया तो आपको एटलीस्ट फॉर्मेट तो अब याद हो ही गया होगा, है ना। इसका यही फायदा है, जितनी बार हम लिखेंगे। अब आपको ये समझना है कि फॉर्मेट याद कैसे करा हमने, क्योंकि दूसरा फॉर्मेट आ नहीं रहा। जैसे मैंने बता दिया ये वाला फॉर्मेट इस बार नहीं आएगा, तो आगे का जो भी काम है उसके लिए जो एल्गो बताई जा रही है आप उससे याद करें। ठीक है, सबसे पहला काम, जो फॉर्मेट है उसमें से पी और क्यू को पहचानो सबसे पहले, कि पी कितना है क्यू कितना है, हमें ये पहचानना है। जैसे आपको पी और क्यू पता चल जाए तो पहला नंबर में क्या करना, फाइंड पी एन क्यू। ठीक है, तो हमें पी और क्यू मिल जाएगा। तो अपनी इक्वेशन जो हमने लिखी है उसके अकॉर्डिंग, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, चलो पहले एल्गो ही पूरी करा देते हैं। तो पी और क्यू के बाद आप क्या करें, दूसरी स्टेप में जब आएंगे तो आप पी जो मिले
उसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर लें, तो आपको पी डी एक्स निकल के आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आप वो निकाल लेंगे। जैसे आप निकाल लें तो तीसरी लाइन में यानी तीसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, आई एफ पता करेंगे। आई एफ का फुल फॉर्म होता है बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को वैल्यूट करेंगे, वो कैसे आएगा, बस जो भी यहाँ से आंसर आ रहा होगा उसे ई की पावर में लिख दें। तो ई की पावर में क्या लिख दें, पी डी एक्स। आपने यहाँ से कोई आंसर निकाला कि नहीं, आपने यहाँ से आंसर निकाला, उसकी वैल्यू ई की पावर में लिख दी, तो वो आपका क्या बन गया बच्चे, आई एफ बन गया। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। किसी किसी बुक में क्या होती है, चीज़ डायरेक्ट लिखी होती है, आपको ये नहीं कहेगा पी क्यू पता करो, पी डी एक्स निकालो, सीधे कह देता है फाइंड ई आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे निकालो। बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारा काम आपको समझ में सारा आना चाहिए। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप में आंसर स्टेप होती है, जो कि मैं वाइट से दिखा रहा हूँ, यानी सोल्यूशन इक्वेशन आपको मिल जाती है उसी के बाद में। हमें तो सोल्यूशन ही करना है किसी इक्वेशन का। वो क्या आएगी, आपकी इक्वेशन जो भी है डी वाई डी एक्स, तो आप वाई इक्वल टू ही आप आंसर आना चाहिए। तो वाई के टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। यानी वाई आपका फिक्स वेरिएबल होगा, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स जैसा आपको कर्व यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये बात नहीं समझ में आई तो कोई बड़ी बात नहीं, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को करते करते सीख लेंगे, ठीक है। वो कैसे, अगर सोल्यूशन इक्वेशन आपको लिखनी है तो कैसे लिख रहे होंगे वो आप ध्यान कर लो। आप लिखें वाई इंटू में आई एफ, y इंटू में आई एफ आप तीसरी स्टेप पे निकाल चुके होंगे। और y जो है एज इट इज y को ही रख दें, y की वैल्यू कुछ नहीं, y ही रखें बस, इंटू में आई एफ। और क्या रखेंगे, फिर आप रख रहे होंगे q इंटू में आई एफ। देखो आई एफ दोनों साइड लिखा जा रहा है, q इंटू में आई एफ। और जो आ गया है उसका इंटीग्रेशन कर लेना dx के साथ में। क्या कहा, जो भी आ जाए उसका क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें dx के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इसकी एल्गो है, आप इसको बस याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं आपके, जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशन को करने में आपकी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे चीज़ें होंगी आप वो देखें अब इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर एग्जाम्पल हमने लिया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो जो हमने आपको बताया कुछ उसी तरह से हमारा पैटर्न होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि इस तरह का पैटर्न दिखाई दे। अगर बच्चे ऐसा पैटर्न डायरेक्ट नहीं मिलता तो हम थोड़े हाथ पैर चलाएंगे, अपनी कैलकुलेशन को करेंगे और हमें इस तरह का पैटर्न बना के लाना है, ठीक है। तो जरा सोचो, y के साथ में जो बैठा है वही तो आपका p होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है। अच्छा ये भी बता दिया था कि p और q क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर फंक्शन ऑफ x है। यानी p और q की जो वैल्यू होगी नंबर में केवल हो सकती है, या दोनों में से कोई एक नंबर एक x का टर्म हो, या दोनों x के टर्म्स हो सकते हैं। इस तरह से बन सकता है। तो पहले हम इसको अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में तो लिखें। क्या पूरी तरह से लिखा है, नहीं, हमें क्या चाहिए उसको देखो पहले, एक एक स्टेप बहुत अच्छे समझो। और दो क्वेश्चन समझने के बाद मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी कैसे काम करना है। बट फिर भी हम नंबर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो मैं प्लस यहाँ पे लगा दूँ और y अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अलग y चाहिए। उसके साथ में किसी को बिठाना है, यहाँ तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन माइनस बचा हुआ, तो माइनस अकेले कैसे बिठाया जाए, तो -1 अगर बना के बिठा ले तो कोई बड़ी बात तो नहीं हमने करी। तो -1 y इक्वल टू लिखो, इक्वल टू में कॉस एक्स लिखो। अब लगभग हमारा पैटर्न ऊपर की तरह हो गया है। तो अब क्या करें, कंपेयर कर लेंगे हम लोग इक्वेशन को, जैसे ही अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इस टाइप की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हमें क्या मिला बच्चे यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है। क्या मिला, देखो यहाँ पे y के साथ लिखा होता वो p होता है, हमारे यहाँ y के साथ क्या लिखा है वो p होगा, यानी p की वैल्यू हमें कितनी मिली, -1 मिली। राइट हैंड साइड में बिना y का, राइट हैंड साइड में बिना y का जो होगा वो आपका होगा q। तो बिना y का यहाँ पे कौन है, यहाँ पे q है, यहाँ पे क्या है cos x। तो आप q की वैल्यू क्या लिख रहे होंगे, cos x, ठीक है। बड़ी आसानी से चीज़ें हैंडल हो रही हैं बच्चे, आपको बड़े आराम से काम करना है। सिंपल ढंग से मेथड बताया जा रहा है। ये लेक्चर आपके लिए कंपलसरी है, इसको समझना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंस है इनकी क्वेश्चन की, और ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जरूर। अब हमें क्या करना है, हमने पी क्यू पता कर लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया ना। फाइंड पी एन क्यू, पी क्यू जैसे आ जाए तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स कर लो। तो हम नाउ कर रहे हैं, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालते हैं। यानी हमने क्या निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx किया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। आप x लिखेंगे और माइनस बाहर इधर लग जाएगा इस माइनस की वजह से, तो -x आपका किसी तरह से आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। आपने ये लिख लिया, -x आ गया। अब बारी आ रही किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने की, यानी कि आई एफ निकालने के लिए। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बहुत ही डिटेल में आपको कर रहे हैं। 9 आई एफ इक्वल टू,
आई एफ इक्वल टू क्या था, ई की पावर में पी डी एक्स की जो कैलकुलेशन आती है वो, ठीक है। तो ई की पावर, बुकों में कुछ कुछ लोग डायरेक्ट इसी स्टेप को करते हैं, कैसे करते वो भी यहीं पे दिखाते थे, बाद में आपको बता देंगे किस तरह से आया था। आपने जब कैलकुलेशन किया तो बच्चे कितनी वैल्यू आई थी, आई थिंक शायद यहाँ तक दिखना चाहिए आपको, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऐसा इशू बना था कि आपको स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा था, है ना। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, ई पी डी एक्स लिखा आपने। अब क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे p की वैल्यू -1 थी तो -1 रख लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आगे इससे ये स्टेप डायरेक्ट की जाए तो आपसे समझ लेना। तो अब क्या करें, -1 का इंटीग्रेशन कितना x होगा कि नहीं, बट -x आ जाएगा। इस तरह से आपका आई एफ आ गया। किसी भी तरह से आप आई एफ को ऐसे मान लो, ये आपका आई एफ है बच्चे, ठीक है। ये हमारा आई एफ आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया है। यही मैं कह रहा हूँ तो कि ऊपर जो वैल्यू है वो पी डी एक्स की वैल्यू ही तो है, और हमारी कितनी आई थी, -x ही तो आई थी। तो वो -x हमें ई की पावर में बस रख देना था और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो जाता। तो ये हमने इस तरह से डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आसान है, आपको बस एल्गो पता होना चाहिए। एल्गो मैंने क्या क्या करा दिया, आपको बता दिया कि पी और क्यू पता करो, फिर पी डी एक्स पता कर लिया, इसके बाद आई एफ पता कर लिया। अब हमें फोर्थ स्टेप पे आना है। फोर्थ स्टेप में क्या है, सोल्यूशन इक्वेशन आपको लिखना चाहिए। कितनी है बच्चे, आप इसको लिखें, वाई आई एफ इक्वल टू में क्यू आई एफ का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में केवल इंटीग्रेशन करना है। तो वो कैसे होगा, यहां देखते हैं। नाउ सोल्यूशन इक्वेशन क्या बनी आपकी, y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू के साथ में आई एफ, और उसका क्या करना, इंटीग्रेशन करना x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप भी, y इंटू में y एज इट इज, आई एफ कितना है, e की पावर -x, आप लिख लें e की पावर -x। इंटीग्रेशन, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी थी, आप उस तरफ देखिए जरा, q की वैल्यू कितनी हम लोग निकाल के लाए थे, ये था q cos x, जो कि राइट हैंड साइड में बिना y का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे q की वैल्यू cos x आप रखें, और क्या रखेंगे, इनटू में आई एफ यानी e की पावर -x आप रख लेंगे। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होता है ये सब आपको बताया गया था। इंटीग्रेशन आप जानते हो यहाँ पे क्या यूज होने वाला बच्चे, आईलेट यूज होगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के ही हो पाएगा। तो राइट हैंड साइड का हम लोग इंटीग्रेशन इधर कर लेते हैं, हम इसे I1 मान लेते हैं। कितना लिखा है, e की पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x, थोड़ा सा पहले लिख लिया cos x, क्योंकि इसी तरह से हम लोग करते आ रहे हैं शायद। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे कि नहीं। आइलेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आइलेट भी लिख देता हूँ। आप बस ये बताओ, आइलेट में ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। टी पहले आता है तो टी को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड हो गया। तो कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डीप में करूँगा क्योंकि हम सारा पार्ट करा चुके हैं। इसको आप लेक्चर में देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में, यानी आइलेट रूल जहाँ पे हमने कराया है उसी के आगे हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो बट यहाँ पे डायरेक्ट, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे तो -e की पावर -x आ जाएगा, माइनस लगाइए बड़ा सा। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -cos x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन -e की पावर -x और क्या dx। तो अब जो आपको मिला उसको लिख लेते हैं, -e की पावर x और क्या मिला, cos x मिला, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अच्छा यहाँ दो माइनस है तो इनको प्लस कर लोगे तो ये फिर माइनस आपका बना रहेगा। आपका कितना आ गया, e की पावर -x और क्या आ गया, cos x आ गया। cos x कैसे आया भाई, cos x का इंटीग्रेशन करना तो यहाँ sin x आएगा, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो -sin x आएगा। चलो बच गए कैलकुलेशन में, नहीं तो अभी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो अब इसको माइनस माइनस प्लस लिखने के बाद हम लोग क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पे sin x है, ठीक है। तो sin x आपका ऐसे आ जाएगा और dx इस तरह से। अब ये फिर अपने आप में क्वेश्चन होगा, फिर से आइलेट रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो सारी वैल्यू I1 के इक्वल चल रही थी, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आप कॉपी करते रहिए, e की पावर -x और cos x। यहाँ पे क्या बना, माइनस, अब इसके बस यहाँ पे फिर से आप रूल लगा दीजिए, कौन सा, आइलेट रूल।
तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब इसे कैसे करना होगा, देखो अब यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो कर रहे हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन कैसे करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का प्रोसेस तो डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वही आपका ये सोल्यूशन इक्वेशन में रख दिया जाएगा यहाँ पे, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो और वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमें बस किसी तरह से ये वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएट हो रही है, आप उसको यहाँ पे देख रहे हो। तो चलो देखते हैं कैसे काम करना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लिया है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन एक्स ऐसा ही, और क्या सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और माइनस, ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, नीचे थोड़ा लिखते हैं ताकि स्पेस बना रहे, माइनस, अब क्या बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स हो गया, और इन टू में सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन करना है, तो सेकंड फंक्शन कौन है, ई की पावर माइनस एक्स, कितना आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और पूरा ब्रैकेट के अंदर हमने किसके लिया है, इसके अंदर लिया है, तो यहाँ पे अच्छा dx तो आएगा ही, साथ ही साथ पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट ये जो यहाँ पे लगा है इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ। अब देखो क्या क्या मिल गया, थोड़ा सा और एक बार सही से लिखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, पहला ही क्वेश्चन, कोई नहीं, अगला आसान भी तो हो सकता है। माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस प्लस करा देगा, ई की पावर माइनस एक्स और कितना, साइन एक्स। यहाँ पे ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से अगेन माइनस हो जाएगा, तो मैं उस माइनस की वजह से जो वैल्यू बन रही है उसको नीचे लिख रहा हूँ, माइनस में ही रहेगा, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स और कितना, कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मजे की बात ये हो गई, जहाँ से शुरुआत करा तो क्वेश्चन आपका फिर से वहीं आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत डिस्कस हुए बच्चे, यानी कि हमें जो क्वेश्चन था वो फिर से ऑब्टेन हो गया, देखो ना, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स फिर यहाँ से मिल गया, ये पूरा मिल गया कि नहीं, यानी ये हमारा पूरा पूरा I1 है, तो I1 यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे अगली स्टेप में, माइनस का I1 है ना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे I1 तो चली रही थी, I1 के इक्वल टू यहाँ फिर से क्या लिखेंगे अगली स्टेप में, I1 इक्वल टू, आप यहाँ पे चाहें तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का कॉस एक्स, उसको पीछे लिखते हैं माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन लेने पे क्या बचा, साइन एक्स बचा, तो आपका ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या, माइनस का I1। आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। अगली स्टेप में क्या करना, I1 को इधर लेकर आइएगा, तो बच्चे हम I1 को इधर जैसे लेकर के आएंगे तो I1 प्लस I1 हो जाएगा, माइनस का इधर आकर के 2I1 हो जाएगा, उधर क्या बचा, ई की पावर माइनस एक्स बचा, और शायद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस तरह से बचा हुआ था, शायद देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेंगे। तो ये आपका हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था और I1 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये बच्चे हमने किसकी वैल्यू निकाली, I1 की, सो निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो, तो ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और क्या लिख रहे होंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है। जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही वो सीधे सीधे ये सोचो कि प्रॉब्लम क्यों आ रही, प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन तो आ गया, जहाँ पे मैंने जो बातें रखने को बताई वो तो आपको आ गई, लेकिन फिर भी अगली बार मैं छोटा सा क्वेश्चन लूंगा जिसमें हम प्रोसेस को अच्छे समझा सकें, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था एग्जाम्पल का, अगर मैं इसे छोड़ता तो आप ही कहते हो पहला क्यों नहीं कराया 19 बाद में कराओ। तो अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सिंपल लूंगा ताकि आपको पहले वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी करें। तो आप इसका रूप देख चुके हो, बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो खैर I1 आपको आ गया, I1 जितनी जल्दी निकाल लो, I1 चाहे इतनी स्टेप करके निकालो या और बड़ी स्टेप करके निकालो, किसी तरह से यहाँ पे वैल्यू बस रखनी है, क्योंकि मैंने इसी पार्ट को तो I1 बोला है। तो आपका y ई की पावर माइनस एक्स इक्वल में, अच्छा यहाँ पे और साथ में c मैंने कहीं ऐड नहीं किया, आप c को भी लगा लेना क्योंकि जनरल सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो ना, ये यहाँ पे c ओ लगा लेना। तो c की बातें बहुत दिनों से चल रही हैं, ये लो यहाँ भी सी लगा लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में सी लगा रहे होंगे, ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, इसकी वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं वहाँ से देख लें, या फिर ऐसे यहीं पे रख लो, क्योंकि ये वैल्यू आई ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 आई है, और ब्रैकेट में क्या आया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया है, ये आया हुआ है, और प्लस में क्या लगा लो, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सी की, तो प्लस सी आप जरूर लगा लेना। ये आपका फाइनली कुछ इस तरह से आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कुछ इस तरह से आना चाहिए। अगर सारी बातें सही से हुई हैं तो कुछ इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं कितना क्या है। अच्छा ठीक है, y
हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो उन्होंने दिया उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं उन्होंने करी है, बट ये भी सही है, ठीक है। उन्होंने देखो क्या निकाला, इसको अगली स्लाइड पे देख लेते कैसे उन्होंने किया है। उन्होंने जो आंसर निकाला है इस तरह से किया है, सिंस अभी तक हमें क्या मिला, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स मिला है, और उस तरफ क्या था, e की पावर माइनस एक्स बाई टू था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, यही तो था बच्चे, ठीक है। और प्लस में क्या c था, तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स जो इधर है दोनों तरफ e की पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम या तो ऐसे करें, ऐसे नीचे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, e की पावर नीचे आके प्लस हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखें और इस माइनस प्लस एक्स वाली पावर को उधर भेज दीजिए, सब में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसे ना करके सीधे यहीं पे बोल रहा हूँ, वैसे ही कर लो कि e की पावर माइनस एक्स को हटाने के लिए e की पावर प्लस एक्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई e की पावर प्लस एक्स बोथ साइड, देन वी गेट, जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने पूरे ब्रैकेट में किया है, दोनों साइड हो गया ना, ब्रैकेट पूरा है तो यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 1/2 बचेगा, और क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ पे कटने वाला वहाँ पे कट गया, जहाँ पे बच रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कोई कटने के लिए है नहीं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी ई की पावर प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आपका आंसर बुक में गिवन है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग कहाँ पे ज़्यादा हुई, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड कराएं, आइलेट रूल हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ, क्या क्या हमें करना होता था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए हमें याद रहेगा। किसी भी तरह से आप पी क्यू पता कर लो, ठीक है। फिर क्या करें, आप ई की पावर पी डी एक्स पता कर लें, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई एफ बोलते हैं, ठीक है। आप आई एफ निकाल लेंगे, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जैसे आई एफ निकाल ले तो वहीं पे आप क्या करते हो, सोल्यूशन इक्वेशन होती है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ, और क्या उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन अगेन, ठीक है। तो ये हमने काम ऐसे करना होता है। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कि नहीं ये देखते हैं। क्वेश्चन को बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा छोटा इस बार लेंगे, आप पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन पहले एक बार करके देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का ले लूँ, चलो एग्जाम्पल ही करते हैं, क्या छोटा बड़ा सभी हमें करने हैं, सबको समझाना है। बड़ा है तो क्या हुआ, नंबर भी तो बड़े आएंगे। चलो कोई छोड़ना नहीं है, सीधे करो। एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं अगला पार्ट करूँगा, ठीक है ना। आप उसमें समझिए सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एग्जाम्पल ट्रीट करेंगे इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 बच्चे कह रहा कि एक्स डिवाइड डी एक्स, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिखा है कि जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमें इसका सोल्यूशन करना है, तो काम क्या करना है इसमें, देखो मैंने कहा था कि हमें फॉर्मेट तो ऐसा चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई डी एक्स कुछ इस तरह से चाहिए था ना, प्लस पी वाई हो इक्वल टू क्यू, डी वाई डी एक्स के साथ में कोई बैठने वाला ना हो, बस ये हमें सोचना है। डी वाई डी एक्स अकेला रहेगा जहाँ भी होगा, तो भाई उसे अकेला बनाने के लिए यहाँ से एक्स को हटाना पड़ेगा। सो ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स बोथ साइड, है ना, क्या करना है, डिवाइड कर दो एक्स से, डिवाइड बाई, डिवाइडिंग करो भाई बाई एक्स बोथ साइड, ठीक है। परेशान ना होना, इंग्लिश की राइटिंग पे ना ध्यान देना। चलिए जैसे डिवाइड किया तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली डी वाई डी एक्स बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं ऐसा, हर टर्म में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2/x लिख लें, y को थोड़ा पीछे कर दिया, लिखा तो वही 2y ही है, 2y के अपॉन में x ही तो लिखा है, बट हमें क्या करना होता है, y अकेला सेपरेट हो, उसके साथ में जो बैठा हो वही पूरा पूरा p होता है। इस तरह से हमने अपने टर्म को मैनेज कर लिया। इक्वल में कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी डिवाइड होगा एक्स, तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। इस तरह से आपकी एक इक्वेशन आ गई है। तो अब जब इसको हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेयर p इक्वल टू कितना, y के साथ कितना बैठा है, 2/x, तो ये हो गया 2/x। एंड q जो बिना y का है, जो राइट हैंड साइड में लिखा हो, कितना लिखा, x। तो यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू पता चल गई है। नाउ आई एफ निकालें, या फिर पहले पी डी एक्स ही कर लो, है ना। चलो पी डी एक्स कर लेते हैं, जैसे हमने एल्गो में लिखा है वैसे कर लो। तो पी डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन में 2/x और डी एक्स हो गया। तो 2/x जो है
2 बाहर कर लो, 1/x आ जाएगा और dx आ जाएगा। 1/x आपको क्या देगा, log x देगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब चाहो तो ये जो 2 है ना इसकी पावर में आ जाएगा तो कितना होगा, log x स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी log की प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको किसी तरह से p dx ही मिल गया। तो अब नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो if इक्वल टू क्या मिलेगा वो देखो। सो if इक्वल टू हो गया e की पावर में p dx की कैलकुलेशन जो आई वो रख दो। तो e की पावर में p dx की कैलकुलेशन जो आई है वो कितनी है, log x स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे log x स्क्वायर रख रहे होंगे। और बच्चों जो भी कैलकुलेशन होती है वो बेस ई पर ही होगी। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना होगा, ई होगा, मैंने लिखा है। अब आप ध्यान दो, लॉग में एक प्रॉपर्टी होती कि अगर लॉग में ये वाला ई और लॉग जो ऊपर लगा है वो ई सेम हो जाए, यानी इतनी सारी वैल्यू को ध्यान से देखना, अगर ई की पावर में ये सब कुछ वैल्यू सेम हो जाए तो वो कट जाती है, हट जाती है। केवल जो आगे लॉग का पोर्शन है ये एक्स स्क्वायर, वही बस आंसर आता है। तो इसका आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर आया। यानी कि आपने आई एफ निकाल लिया, आई एफ कितना आया, एक्स स्क्वायर आया। आई एफ कितना आया बच्चे, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली तो हुई नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है अब हमें, आई एफ निकालने के बाद सोल्यूशन इक्वेशन निकालना होता है। नाउ सोल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं, वो कितनी है, कैसी है, y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और प्लस सी हमें लिखना होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखें, y इंटू में आई एक्स कितना है, आई एक्स आपका तो एक्स स्क्वायर आया था पिछले वाले पेज पर जो निकाला था, ई की पावर बन के कट करके लॉग है ना, एक्स स्क्वायर आया था, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले पेज पर नहीं ले जा रहा हूँ, आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, एक्स स्क्वायर लिखें, आई एफ की वैल्यू, और क्यू कितना है वो देख लो, यहाँ से क्यू शायद था, क्यू इधर से देखना होगा, क्यू कहाँ, ये है, अच्छा एक्स है। ठीक है, तो हमने क्यू की वैल्यू यहाँ पे एक्स रख ली, तो टोटल पावर कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया कि नहीं। तो अब एक्स क्यूब का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, प्लस सी भी लिख लो भाई, कितना होता है, एक्स की पावर 4/4 होता है, और प्लस सी, ये क्या आ गया, वाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो कुछ इस तरह से आप इस अपने आंसर को लिख सकते हो। अब देखना है हमें आंसर किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, वो कैसा आंसर मांगते हैं उनके अकॉर्डिंग भाई उन्हें सेटिस्फाइड करके रखना है। तो कुछ नहीं, बस एक्स स्क्वायर जो है उससे हमें सब जगह जाके मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर को भेज दो उस तरफ, सो एक्स स्क्वायर जैसे भेजा यहाँ पे y इक्वल टू आया, यहाँ पे x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर है, 4 पावर है, डिवाइड में आएगा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी डिवाइड में आएगा, c/x स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो अगली स्टेप में लिख दो, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ दो, आंसर मिलाना है तो फिर इस एक्स स्क्वायर को ऊपर अगली स्टेप में लिख लेते हैं। कितना आएगा, y इक्वल टू x²/4 प्लस सी, एक्स स्क्वायर ऊपर गया, x की पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे आपको आंसर गिवन है। अब आप देख रहे हो ना पिछला क्वेश्चन के कंपेयर में ये क्वेश्चन कितना आसान पड़ गया। डिपेंड करता है कि जब आई एफ निकालने के बाद सोल्यूशन इक्वेशन में क्यू कैसा बन रहा है, पी का मल्टीप्लाई करने में कैसा रूल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारा सबको मिलेगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप इस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं। 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा मेथड कैसे डील होगा वो पता चल जाता है। बट आगे भी और क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कोई उठा लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। कोई बच्चे एक एग्जाम्पल उठाएंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक क्वेश्चन दिया है, बस एक ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी है शायद ये, तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस में y cot x, y cot x और इक्वल टू कितना है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। इस तरह से हमें ये गिवन है और कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 0 जब x कितना बच्चे π/2 है। तो ये आपको कुछ कंडीशन भी गिवन है, इनको यूज करके हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है ना पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलता है, जनरल सोल्यूशन तो हम लोग निकाल ही रहे थे अभी तक, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाला ही बच्चे जनरल सोल्यूशन होता है। कैसा होता है ये जनरल सोल्यूशन है। अब आप किसी भी तरह से c की वैल्यू पता कर लो, c की वैल्यू यहाँ वापस कर दो। अब सपोज करो जैसे कहता है यहाँ पे y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू
इतना रखते हो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, कुछ ऐसा रूल बता दे तो यहाँ पे 1 और 1 वैल्यू रख के c की वैल्यू निकाल के यहीं पे फिर से वापस कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आता। खैर ये हम सब बातें कर चुके हैं, इस बार वही सबको निकालने के लिए यहाँ पे उसने बता रखा है। तो चलो देखते हैं, पहला का हमारा क्या है कि dy dx के साथ कुछ ना बैठे, जो कि पिछले क्वेश्चन में उसने x बिठाया था ना, तो हमने x से दोनों साइड डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे नहीं बैठा है, अच्छी बात है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिखो और कंपेयर करके वैल्यू बताओ। यहाँ पे जैसे कंपेयर करेंगे, हियर हमें क्या मिला बच्चे, p क्या होता है जो y के साथ बैठा और dy dx के साथ में होता है, मतलब dy dx की तरफ हो और y के साथ में जो बैठा वो क्या है, p होता है। तो कितना मिल गया, cot x मिल गया, कोई नहीं, मिलने दो भाई। अब राइट हैंड साइड में जो बिना y का लिखा है तो पूरा ही लिखा है, तो कोई नहीं, आने दो। q इक्वल टू कितना है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। एक बार देख लो, कॉट एक्स ही है, उस तरफ भी कहाँ पर था, ठीक है, हाँ 2x स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स ही है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम p और q की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना होता है, हमें p dx निकालना होता है। चलो p dx निकालो भाई। तो p की वैल्यू कितनी, cot x है, अच्छा cot x dx। अब ये प्रॉब्लम्स भले आपको करे तो इंटीग्रेशन cot x का आपको आना चाहिए, कितना होता है, log sin x होता है बच्चे। कितना होता है cot x का इंटीग्रेशन, log sin x होता है। ये यहाँ तक की बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, log sin x लिख लेंगे कि नहीं, log sin x, ठीक है। p dx की वैल्यू आ गई। ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालते हैं। if क्या होता है, e की पावर p dx की जो कैलकुलेशन आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो बस e की पावर में p dx की कैलकुलेशन कितनी है, log sin x है, तो यहाँ पे क्या रख दो आप, log sin x रख दो। और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी सोचो कि लॉग में जो भी कैलकुलेशन बच्चे करके लाते हो यहाँ पे बेस ई पर ही होता है। जो भी डिफरेंशियल फार्मूले आप लगा रहे हो, इंटीग्रेशन में फार्मूला लगा रहे हो, हमेशा बेस ई पर ही वर्क करते हैं एज इट इज। तो वहाँ पे बेस ई नहीं लिखा जाता है। अगर बेस दूसरा कोई होगा तो वो जरूर क्वेश्चन में लिखता है, जैसे बेस में लॉग में ए लिख देता है या कुछ और भी बेस 10 लिख सकता है। तो यहाँ पे जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं वो केवल और केवल बेस ई के ही हैं। तो अभी जैसे मैंने पिछला रूल बताया था कि लॉग में अगर ई बेस पर है और ई की पावर ये पूरा एक साथ कभी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। कितना बचता है, जो आगे लॉग के बैठा है, कितना बैठा है, साइन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, साइन एक्स आ गई। यानी आपने क्या निकाल लिया, आई एफ की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिससे मैं फुल फॉर्म में क्या बोलता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में आई एफ, उसकी वैल्यू कितनी, साइन एक्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना हो, सोल्यूशन इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी बड़ी बात हम लोगों ने नहीं करी बच्चों, तो यहाँ तक सब कुछ आसान है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन इक्वेशन। नाउ सोल्यूशन इक्वेशन क्या होगी, y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ, और जो भी है उसका इंटीग्रेशन करना है तो वैल्यू रख लो। क्यू की वैल्यू शायद क्या थी, देखना पड़ेगा एक बार। और आई एफ कितना है, साइन एक्स, वो मैं पहले रख देता हूँ। यहाँ पे कितना है, y इंटू में आई एफ, वाई इंटू में आई एफ कितना, साइन एक्स, आपने इतना रख लिया। बस यहाँ पे q की वैल्यू पता करना है, शायद 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स या 10x कॉट एक्स है शायद, ये बस देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। q की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है। अब हमें y साइन एक्स राइट हैंड साइड में काम केवल करना है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कॉपी करते रहो। हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो यानी c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c हमने अब तो लिखा ही नहीं अभी तक, चलो c लिख लो भाई। तो y साइन एक्स अब यहाँ पे करिएगा, पहले साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन तो बड़ा हो रहा है भाई, कोई नहीं, करना तो है। तो 2 साइन एक्स हो गया, और ये x भी है यहाँ पे, x को भी तो लाओ, यानी 2x साइन एक्स, दोनों में मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, प्लस और dx अलग ही कर लो पूरा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में करना है। तो देखो क्या हो गया, कॉट एक्स खुद होता है कॉस अपॉन में साइन, और क्या मिलेगा, इनटू में किसको, साइन एक्स को।
तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा कॉस एक्स। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर और कितना कॉस एक्स। अच्छा ये बात थी यहाँ पर, इसलिए ऐसा दिया है। तो इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 1 प्लस सी लिख लो पहले। अब मानते हैं 1, तो 1 में केवल राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करके आप बता दो और यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी सोल्यूशन इक्वेशन आएगी। इससे हम आई पार्ट पूरा मान लें, पूरा आई, ठीक है ना। ठीक है, मान लिया। तो नाउ कैलकुलेशन फॉर आई आगे अलग से करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x, 2 आगे कर लीजिए, x साइन x dx इज इक्वल प्लस है प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर कॉस x और कितना dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आप याद करो कोई ऐसी चीज़ जो हमें सॉल्यूशन में हेल्प करे। तो हम क्या करते, थोड़ी देर के लिए मुझे जैसा शक हो रहा है, अदरवाइज मैं दोनों को एक साथ करूंगा, नहीं तो मुझे शक क्या हो रहा है कि ये वाला जैसे आप करोगे बच्चे, जैसे आप ये वाला करेंगे बच्चे सॉल्व, तो आपको शायद ये वाला टर्म रिपीट होके मिल जाएगा, ऐसा मुझे पूरा लग रहा है कि ये वाला मिल रहा है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 2x आएगा, 2x मिल गया। कॉस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स, तो ये वाला पूरा आएगा, है ना। जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद ये सब मिलेगा तो ये सेकेंड टर्म के बाद होता है, माइनस के साथ में होता है, वहीं तो डिफरेंशिएशन करते हो तो वो माइनस के साथ आएगा, ये वाला पूरा प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे होने वाला, बस इतना पार्ट हमें केवल चलाना है, बाकी सारा पार्ट एज इट इज रखना है। तो आई के साथ ये पूरा ऐसे ही मैंने रखा, इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसको मत सॉल्व करो, इसको ऐसे रखा। बस यहाँ पे आप आइलेट रूल के थ्रू काम करिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये देखो एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट में क्या होता है, टी पहले, ILATE। तो एल्जेब्रिक पहले है बच्चे, उसको क्या मानोगे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। तो एल्जेब्रिक यानी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो आप क्या कर लिख रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज। सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स हो जाएगा माइनस, अब जो कहानी हो रही उसकी बात मैं कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2x मिला, और सेकेंड का क्या इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स मिल गया, ठीक है, और dx। ये बात मैं कर रहा था कि ये आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसको आप ट्रिक लगा लें कि हमें कैसे काम करना है। 2x साइन एक्स dx और प्लस एक्स स्क्वायर, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, साइन एक्स, और ये माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में ओपन होगा, 2 आगे कर लीजिए, 2 आगे करते ही क्या मिला, x साइन एक्स dx मिल गया। यही टर्म एक प्लस का शुरू में लिखा है, यही टर्म एक माइनस में पीछे मिल गया आपको। देखो ये वाला टर्म प्लस के साथ में, ये वाला टर्म माइनस के साथ, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेट नहीं किया था, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया तो वो रिपीट होने की कोशिश करेगा। वो कहाँ से दिखा, जैसे एक्स स्क्वायर दिखा, तो एक्स स्क्वायर का देखो मैंने कैसे सीखा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, वो यहाँ पे लिखा है देखो, है ना। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि दूसरा फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन के लिए, उसका क्या साइन एक्स होता है, वो यहाँ पे लिखा है। तो वो पार्ट रिपीट होगा माइनस के साथ, जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना तो वो रिपीट हो गया। ये ऐसी ट्रिक है, वो आपको भी याद रखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे तो किसी एक को चलाना है, किसी एक को कांस्टेंट बना के ऐसे रखना है। कट गया यहाँ पे, मिल गया, ठीक है। अब आगे सोचो हमें कितना पार्ट मिला, एक्स स्क्वायर साइन एक्स मिला। किसी तरह से आप ये बात समझ रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स बच्चे आपको यहाँ पे मिला। अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन उठाया, अच्छा क्वेश्चन था। किसकी वैल्यू मिली, आई की वैल्यू मिली। इसका क्या करें अब, आई की वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी है, ये देखो ना, हमने कहा था ना आई की वैल्यू निकालो, यानी इस पूरे की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पे जो चल रहा था पार्ट इक्वेशन नंबर 1 में, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू को जो लाए हो। क्या क्या लाए वो देखिएगा। नाउ वी गेट y इंटू में साइन एक्स था और इक्वल टू, यहाँ पे पूरी की वैल्यू रखनी है, कितनी आई है, आई की वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी था, ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या दिया था, अच्छा सी की वैल्यू निकालने के लिए भी उसने कुछ दिया था। सी की वैल्यू निकालने के लिए गया था कि यहाँ पे
हाँ, y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू π/2, तो अभी आप यहाँ पे रख लीजिए c की वैल्यू निकालने के लिए। सिंस ये आपका हो गया कौन सा सोल्यूशन बच्चे, ये जनरल सोल्यूशन है, तो हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। सिंस y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू π/2 है, तो चलो यहाँ पे रखते हैं y इक्वल टू 0, यहाँ पे जैसे रखा था 0 इंटू साइन पूरा 0 हो गया, जब y पूरा 0 कर देगा टर्म को, इक्वल टू यहाँ पे y है ही नहीं तो x वैल्यू साइन π/2 यहाँ पे कितना देगा, 1 देगा, है ना, 1 देगा, और x कितना π/2, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा π/2 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, सो c इक्वल टू -π²/4, कुछ इस तरह से c आया है। अब c की वैल्यू अपने उधर आंसर में आके रख दो, यानी कि इस वाले सोल्यूशन में आपका आंसर बन जाएगा। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज y sin x एज इट इज इक्वल टू x² sin x प्लस c की वैल्यू रखनी है, यानी -π²/4। अब वो 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कराए ना कराए कोई इशू नहीं, इसको लेकर के करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आई होप यही आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू x², अच्छा ये आंसर एक कदम और आगे बढ़ के जा रहे हैं, बट आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, साइन जो इधर लिखा है ना बच्चे, जो साइन लिखा है इसका इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड आप भी कर लो भाई अगर चाहिए आंसर, है ना, और या फिर ऐसे छोड़ सकते हो, y इक्वल टू कितना, साइन x का डिवाइड किया तो x² ऊपर, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, -π² पूरे के अपॉन में लिखा है या केवल साइन, कितने तक गया है, हाँ सही है उतने तक ही रखा है, यहीं तक 4 sin x। ओके, समझ गए कैसे सोल्यूशन आया, आप परेशान ना हुआ करें, यहीं तक अपना आंसर बच्चे कोट कर सकते हैं, यहीं तक अपना आंसर रख सकते हैं। अब आंसर मिलाने की बात आई इसलिए मैंने मिला दिया। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये सेशन था आपका, जिसमें हमने सीखा क्या, फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा मेथड है जो सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें हमने करी, आपको एग्जाम्पल्स जो भी थे आपकी एक्सरसाइज के वो मैंने सारे करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, आपको देंग रहे होंगे सोल्यूशन आपकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बच्चों आगे मिलेंगे अगले पार्ट में, यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।